13 अगस्त 2025 हरियाणा के भिवानी जिले के सिंगनी गांव की एक शांत सुबह अचानक से खौफ में बदल गई। एक किसान जब अपने खेत की तरफ बढ़ा तो उसे वहां कुछ ऐसा दिखा जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक लड़की की लाश जिसका गला बेरहमी से कटा हुआ था। आखिर कौन थी वो लड़की और उसको किसने और क्यों मार डाला? जानने के लिए देखते रहिए द क्राइम टीवी। मनीषा ढाणी गांव की रहने वाली थी। मनीषा कोई रईस खानदान से नहीं थी। वो तो एक ऐसी परिवार से आती थी जहां सपने मेहनत और पसीने की सिंचाई से होते थे। वो खुद एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी ताकि वह अपने पिता के कंधों का बोझ कम कर सके और उसके साथ वह अपने सपनों का पीछा कर सके। 11 अगस्त के दिन मनीषा रोज की तरह बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए घर से चली जाती है। स्कूल पहुंचने के बाद वह बच्चों को कुछ घंटे पढ़ाती है और उसके बाद जल्द ही स्कूल से निकल जाती है। जब वह स्कूल से निकली तब करीबन 2 बजे हुए थे। उसने आज सुबह ही अपने घर वालों को बताया था कि वो आज स्कूल के बाद नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन का फॉर्म लेने जाएगी। सीसीटीवी फुटेज के अकॉर्डिंग मनीषा को कॉलेज के कुछ दूरी पर देखा गया। शाम हो चुकी थी और अब उसके घर वालों को काफ़ी चिंता होने लगी थी। पहले तो उसके पिता ने सोचा कि वो कुछ देर और वेट कर ले, वो खुद ही आ जाएगी, लेकिन उसको घबराहट तब ज़्यादा होने लगी जब उसकी बेटी का फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। वह तुरंत घर से निकला और जल्द ही कॉलेज तक पहुंचने के लिए बस पकड़ी। उनके घर से कॉलेज 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर था। जैसे ही मनीषा के पिता कॉलेज पहुंचे तो उसने देखा कि वहाँ 2-3 लड़के नशे की हालत में थे। जब मनीषा के पिता ने उनसे किसी लड़की के आने के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वहाँ कोई नहीं आई। उनके इनकार करने के बाद मनीषा के पिता ने 112 नंबर डायल करके पुलिस को वहाँ पर बुलाया। जब पुलिस वालों ने भी उनसे पूछताछ करके सीसीटीवी देखने के लिए कहा तो उन्होंने सीसीटीवी दिखाने से साफ मना कर दिया। जिसके बाद मनीषा के पिता लोहरू के पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखवाने के लिए गए, लेकिन पुलिस ने ये बोलकर उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी कि उनकी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी या फिर वह अपने दोस्तों के साथ घूमने गई होगी। मनीषा के पिता को यह सुनकर काफ़ी दुख हुआ और वह अपने दुखी फेस के साथ घर लौट गए। लेकिन फिर एक उम्मीद के साथ अगले दिन वह फिर से पुलिस स्टेशन आया, जिसके बाद एएसआई ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और अगले ही दिन सिंघानी गांव में लाश मिली। जिसके बाद लाश की पहचान करवाने के लिए संजय को बुलाया गया। मनीषा का फेस काफ़ी गला हुआ था। जब उसके पिता संजय ने उसे देखा, एक बार के लिए उनकी जिंदगी थम सी गई। मनीषा का गला उसकी बॉडी से बिल्कुल अटका हुआ था। एक पिता के लिए एक बेटी की मौत बहुत ही गहरा सदमा था। मनीषा का गला उसकी बॉडी से बिल्कुल अटका हुआ था और वह ऐसी हालत में वहाँ पर पड़ी हुई थी जिसे कोई आसानी से देख भी नहीं सकता था। जैसे ही यह केस सोशल मीडिया और उनके आसपास के गांव में फैलने लगा तो लोग बड़े पैमाने पर इकट्ठा होने लगे। लोग जस्टिस के नारे लगाने लगे। पुलिस को लाश मिलने के बाद उन्होंने तुरंत उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। जब रिपोर्ट्स आई तो सभी लोगों का खून खौल गया। रिपोर्ट्स में आया कि मनीषा के साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ है और वह एक सुसाइड था, यानी मनीषा का मर्डर नहीं हुआ था, उसने आत्महत्या की थी। लेकिन मनीषा के घर वालों को पता था कि उनकी बेटी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, इसीलिए उनका गुस्सा और पब्लिक का गुस्सा काफ़ी बढ़ गया। मनीषा का पहला पोस्टमार्टम भिवानी के सिविल हॉस्पिटल में हुआ, जिसमें बताया गया कि मनीषा ने सुसाइड किया। इस रिपोर्ट से कोई भी संतुष्ट नहीं था। सबका कहना था कि मनीषा का मर्डर हुआ है क्योंकि उसका गला आधा काटा हुआ था और उसका फेस किसी केमिकल से जलाया गया था। मनीषा की बॉडी को दूसरी बार पोस्टमार्टम के लिए रोहतक के पीजीआई में भेजा गया, जहां डॉक्टरों का कहना था कि उन्होंने मनीषा की बॉडी से पॉइजन मिला जो कि किसी कीटनाशक दवाई में था और उसके चेहरे और गले पर गहरे निशान किसी जंगली जानवर द्वारा किए गए थे। लेकिन परिवार वाले अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है। दोस्तों, देखा जाए तो
जिस हालत में मनीषा की डेड बॉडी मिली थी उसे देखकर हम कह नहीं सकते कि वह एक सुसाइड होगा। पब्लिक के बढ़ते क्रोध को देखते हुए यह केस सीबीआई को दिया गया और मनीषा की डेड बॉडी को दोबारा से पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली के एम्स में भेजा गया। दोस्तों, सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि मनीषा की डेथ के कुछ दिनों बाद पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें इंग्लिश में घर वालों के लिए अंतिम बातें लिखी थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी, मनीषा को जब पता था कि उसके घर वाले इंग्लिश नहीं पढ़ सकते तब भी उसने इंग्लिश में क्यों लिखी। और सोचने वाली बात ये भी है, अगर मनीषा ने सुसाइड नोट छोड़ा था तो साथ के साथ बाहर क्यों नहीं दिखाया गया, उसे कुछ दिनों बाद क्यों रिवील किया, जिस कारण से लोगों ने बड़े पैमाने पर इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट चलाए। सरकार ने सिचुएशन को काबू करने के लिए वहां का नेटवर्क बंद कर दिया ताकि लोग वहां इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट ना करें। हजारों की संख्या में लोग मनीषा को इंसाफ दिलवाने के लिए इकट्ठा हुए थे और मीडिया भी वहां पर मौजूद थी। मीडिया हर किसी से क्वेश्चन आंसर कर रही थी। तभी ललन टॉप वालों ने एक आदमी का इंटरव्यू लिया जिसने दावा किया कि उसने ही डेड बॉडी को देखा था और तब उस बॉडी के पास कोई भी सुसाइड नोट नहीं था। आज मनीषा को इंसाफ के लिए तरसते हुए महीनों बीत चुके हैं। मामला पुलिस से निकलकर सीबीआई की फाइलों में भी पहुंच गया है, लेकिन डानी लक्ष्मण के उस छोटे से घर में आज भी सन्नाटा है। माँ की आंखें आज भी दरवाजे पर टिकी हैं और पिता आज भी अदालतों के चक्कर काट रहा है। सवाल सिर्फ मनीषा का नहीं है, सवाल उन तमाम बेटियों की सुरक्षा का है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से बाहर निकलती हैं। क्या सीबीआई इस केस को सुलझा पाएगी या फिर मनीषा का केस भी उन अनगिनत फाइलों में दफन हो जाएगा? आपकी इस केस से क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए और मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखते रहिए द क्राइम टीवी। मिलते हैं आपको बहुत जल्द।